बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महविश हबीब, सिटी एट 10 में खुशामदीद। दिस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसुकून हुआ होगा। ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इंसान को छोटे छोटे इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं, रूल्स एंड कवानीन को फॉलो करना पड़ता है। और ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप मेहनत करें, आप हार्ड वर्क करें, आप डेडिकेशन से काम करें। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। ज़िंदगी में स्ट्रगल है और हमेशा वही लोग कामयाब होते हैं जो कि अपनी मेहनत पे यकीन रखते हैं। जी, बढ़ाते हैं हम आप आज के प्रोग्राम को आगे और आज के टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा, और फिर होने जा रहे हैं फैसलाबाद में 23 नवंबर को ज़िमनी इंतखाबात। सियासी गहमा गहमी अरूज पे है, कौन सी पार्टी है, आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे या मुस्लिम लीग नून वर्सेस मुस्लिम लीग नून होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। आपकी सालगिरह हमेशा से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, सालगिरह वाला सेगमेंट भी शामिल करेंगे। फैसलाबाद एक ऐसा शहर जहां पर बिज़नेस कम्युनिटी का एम्पावर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्सटाइल का हब समझा जाता है। टेक्सटाइल के क्या क्या चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा मुतहरिक है, इस पर भी हम बात करेंगे। सब्जियों के भाव से लेकर सोने की कीमत क्या चल रही है, ये भी हम आज के प्रोग्राम में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का वेदर कैसा रहेगा हमारे टूडेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद का मौसम जो है वो सर्दियों की तरफ रवा दवाएँ हम देखते हैं कि सुबह के औकात में भी हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं और रात के औकात में भी मौसम खासा सर्द दिखाई देता है। अलबत्ता दोपहर में मौसम जो है वो नॉर्मल होता है। और इसी तरह से आज के टेम्परेचर के हवाले से देख लेते हैं। जी, आज का जो टेम्परेचर है ज़्यादा से ज़्यादा 25 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और कम से कम टेम्परेचर जो है वो 11 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ताहम एक चीज़ जो है वो हमेशा से अलार्मिंग रही है, वो है एयर क्वालिटी इंडेक्स। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है आज के हवाले से देखा जाए तो 295 है और जो इस बात की निशानदेही करता है कि हम एहतियात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी गाड़ियों के मेंटेनेंस का ख्याल नहीं रख रहे हैं, हम अपने इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं रख रहे हैं। अगर हम अपने इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं रखेंगे तो इसके असरात हमारी सेहत पर रूनुमा होंगे। हमने देखा है कि जैसे ही मौसम सरमा की तरफ हम जाना चाहते हैं या बढ़ रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि स्मोक के खदशात होते हैं, स्मोक के डेरे होते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलने का भी ख़दशा होता है। कभी आँखों में जलन हो रही होती है, कभी गले के मसाइल हैं। तो ऐसे में हमें एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मास्क का इस्तेमाल देख लें, कितने लोग हैं जो इस वक्त मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि अगर हम थोड़ा सा इस पर एनालिसिस करें तो बहुत कम लोग हैं जो कि अपनी सेहत का इस तरह से ख्याल रख रहे हैं। गाड़ियों के मेंटेनेंस के हवाले से भी इसी तरह से जी कि बहुत कम लोग हैं जो कि इस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं। तो आपकी सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए आपके लिए और इसी तरह से इन्वायरमेंट भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी होना चाहिए। तो इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। जी, बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। 23 नवंबर को सजने जा रहा है मैदान और मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ़ी ज़्यादा तैयारियों के साथ इस दफ़ा मैदान में उतरी है। हम देखते हैं कि बड़े स्ट्रॉन्ग नैरेटिव के साथ कंपेन्स भी जारी हैं और ऐसे में दूसरी जानिब बहुत सारी पार्टीज़ हैं जिनका वॉकआउट है इस कंपेन से। तो देखना ये है कि पीपी अगर हम 115 के हवाले से बात करें, पीपी 116 के हवाले से बात करें, एनए 104 के हवाले से बात करें तो ये बड़े हल्के हैं और इनमें आवाम जो है वो बड़ा सियासी शाऊर रखती है। देखना ये है कि इस इंतखाबात में वोटर टर्नआउट किस तरह से होता है, इस पे जी हम बात करेंगे। और इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सिटी 41 की रिपोर्टर मरियम रज़ा ने। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मरियम? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच मरियम फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। मरियम, ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से कैसी तैयारियाँ देख रही हैं? बहुत शुक्रिया महविश। देखें, इलेक्शंस हमेशा से न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है और इस चीज़ का एहसास होता है कि यू हैव द राइट कि आप अपने राइट्स के लिए, अपनी चीज़ों के लिए उस डिमांड भी कर सकें और अपने राइट को एक्सप्रेस भी कर सकें और ये बड़ा ज़रूरी है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस एक ऐसा इवेंट है जिसको न सिर्फ हमारे जो लीडर्स हैं या हमारे एमपी एमएनएज देख रहे होते हैं या एंजॉय कर रहे होते हैं, हमारी आवाम उसके अंदर बहुत अच्छा ओपिनियन रखती है, अपनी राय का बड़े बेहतरीन तरीके से इज़हार करती है, ना सिर्फ वोट के ज़रिए बल्कि अपने जेस्टर के ज़रिए। बिल्कुल। अब अगर हम इस वक्त फैसलाबाद के अंदर देखें तो 1 नवंबर से ये सूरत हाल है कि जो जो इलाके जैसे पीपी 16 है, पीपी 15 है और एनए 104 है, वहाँ पर उनकी गलियों के अंदर एक अलग माहौल है। वो अपने बैनर्स के थ्रू
अपने एमपीएस, अपने लीडर से इंटरेक्शन के थ्रू वो इलाका बता रहा है कि हम किसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और ये बड़ा ज़रूरी है। देखिए हमारे यहाँ कह दिया जाता है कि जो हमारे वोटर्स हैं या जो इलाका मकीन है, अगर वोट डालेंगे जाके तो उनको प्रेशराइज़ किया जाएगा और उनको पैसों के ज़रिए और दीगर जो भी हम हथकंडे इस्तेमाल करते हैं उनके ज़रिए वोट डाल दिए जाएंगे। ये सारा कुछ एक जगह मौजूद होगा, लेकिन सबसे पहले आता ही है कि आपका वोटर आपके साथ बिहेव कैसा कर रहा है। अगर NA 104 के अंदर इस वक्त राजा दानियाल अपनी कंपेन कर रहे हैं, उनके साथ ख़वातीन भी मिलकर कंपेन कर रही हैं, तो उसके अंदर आप देखें कि हमारे जो इलाका मकीन है उनका जेस्टर और तरह का है उनके साथ। वो जहाँ पर समझते हैं कि वाकई हमारे लिए काम हो रहा है वो उनके साथ अच्छे से आएंगे, जहाँ पर उनको लगेगा नहीं होगा तो वो उनसे सवाल करेंगे। अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि हम बिफोर इलेक्शंस भी जब हम निकलते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो उनकी सबसे पहली बात यही होती है कि वो MP MNA कहाँ गए जो हमसे पहले हमारे दरवाजे पे वोट लेके गए थे। अब हमारी सड़क क्यों नहीं बनाई जाती, हमारे सीवरेज के मसाइल हल क्यों नहीं किए जाते, क्यों हमारी बिजली के बिल इतने ज़्यादा आते हैं और उसके ऊपर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए जब से बल्दियाती इलेक्शन जो है वो ख़त्म हुए, अब तो ऑल्दो कमिंग ईयर्स के अंदर हमारे होंगे, लेकिन इंतखाबात की जो राय है वो भी हमें बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर हमारे पास बल्दियाती इलेक्शंस पे हमारे दूसरे नुमाइंदगान होते, काउंसलर्स होते, तो शायद हमारी आवाम इतनी ज़्यादा परेशान ना होती। लेकिन अब उनका जो इंटरेक्शन है या उनकी नीड्स हैं वो पूरी करने वाले हमारे MP MNAs ही हैं। अब उन्होंने शिकायत करनी है तो उन्हीं से करनी है। अब यहाँ पर सबसे आम बात यह है कि हमारे MP MNAs को गौर करना पड़ेगा अगर आप वो आना चाहते हैं, क्योंकि जैसे आप स्टार्टिंग में बता रही थी कि हमारी आवाम को एक शऊर आने लग गया है, स्पेशली ये PP 116 के लोग और NE 104 के। यहाँ पर अगर आप रात के टाइम पे ट्रैवल करें या जैसी शाम होती है तो वहाँ पे आपको मुख्तलिफ बैठक नज़र आएंगी। लोग अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, अपने इलाके के जो लीडर हैं उनको सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए, गठजोड़ बनाया हुआ उन्होंने और एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि कहते हैं कि जो आपकी सियासत है वो आपके आम लोगों के अंदर भी आ जाए तो उनको शऊर पैदा होता है, उनको समझ आती है कि उनके राइट्स। और मेरे वोट की ना ताकत बहुत ज़्यादा है, अगर हम इस ताकत का सही इस्तेमाल करें, हम देखेंगे कि हम बड़ी बातें करते हैं कि हम राइट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, और उसके बाद अगर नुमाइंदे इक़्तिदार में आते हैं हम बात करते हैं कि जी हमारे मसाइल तो वहीं के वहीं हैं। तो यहाँ पर ये सोचने की ज़रूरत है कि आया हमने सही नुमाइंदे को मुंतखब किया है। वोट की ताकत को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये वोट की ताकत महविश तभी समझ आएगी जब हम अपने सियासी लोगों से मिलना जुलना शुरू करेंगे और ख़ास तौर पर हम अपने इलाके पे गौर करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें ऑटोमेटिकली अपने मसाइलों का पता होता है कि हमारे मसाइल कौन कौन से हैं। अगर आपका सीवरेज इशू है, आपकी सड़क नहीं बन रही और आपके दीगर मसाइल हैं, देखिए हमारे MP MNAs सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो सीट लेकर बैठ जाएँ और उसके बाद पलट के पूछें ही ना। 2018 के इलेक्शंस के बाद भी और इवन के 2024 के इलेक्शंस के बाद भी हम लोगों ने और हमारी आवाम ने इस चीज़ को महसूस किया कि जिनको सिलेक्ट करके या इलेक्ट करके बिठाया गया था उन्होंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं अपनी आवाम की तरफ कि वो किन मसाइल में है। फैसलाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर इस कदर ख़राब था कि लोग रोने लग गए थे कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। 2018 से लेके अब तक फैसलाबाद को निगलेक्ट किया जा रहा था, कोई देखता ही नहीं था कि फैसलाबाद की हर अहम सड़क, आप देखें कि कमिश्नर रोड ऑफिस है और कमिश्नर रोड की सड़क नहीं बनी हुई, तो बाकी फैसलाबाद जो है वो कहाँ जाएगा, वो कहीं पे भी नहीं जाता। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर के अंडर आती है और वो फैसलाबाद को भूले हुए थे। अब पंजाब हुकूमत आई है 2024, उनका 2025 जो है वो भी इंशाल्लाह चढ़ गया है और 2026 जो है स्टार्ट वो ख़त्म होने वाला है। लेकिन अभी भी फैसलाबादों की शिकायत है, ग्रीन बसेस हमें मिल गई हैं, ठीक है, वेरी गुड, अभी हमें और का इंतज़ार है। लेकिन आप देखें कि आपकी फैसलाबाद की इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सड़कें हैं उनकी क्या सूरत हाल है, वो तो टूटी हुई है, वो आज भी खड्डों में बज बज के उसी तरह से बसेज आपको वहाँ तक पहुँचा रही हैं, तो इसका फ़ायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये मोटिव रखा जा रहा है, ये मौक़िफ़ रखा जा रहा है कि रोड पे पैचेस के वक्त दोबारा से स्टार्ट हो गए हैं। हमने देखा है कि डिफरेंट तरक्याती काम जो है वो दोबारा से इसका आगाज़ हो गया है। अभी जिस तरह आपने बात की ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, क्योंकि अब इलेक्शन सर पे आ गए ये हमारे यहाँ एक आप अलमिया कह लें या एक अच्छी चीज़ कह लें कि जैसे ही इलेक्शंस करीब आने लगते हैं, अच्छा बड़ी मज़े की बात है, सिटी 41 गुज़िस्ता 2 से 3 सालों से जामिया चिश्तिया चौक रोड है जो कि इकबाल स्टेडियम की तरफ जाती है। मैं सच बताऊं, यहाँ पर मैंने आज आते ही देखा जब उस रोड पे पैच वर्क की तैयारियां शुरू हो रही थी, मैंने कहा कि ये तो बड़ा दरीना मसला था। आप यकीन करें, दिल से खुशी हुई मुझे। हम 4 साल से हमारा 41 उसको कवरेज कर रहा था,
हम हर हफ्ते में इस बात को हाईलाइट करते थे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तक, डीसी तक, कमिश्नर तक, कि इस मसले को हल किया जाए। लेकिन जैसे ही देखें इलेक्शन आए, उस सड़क की सुनी गई, साथ ही उन्होंने सड़क बना दी। हम इलेक्शंस का क्यों इंतज़ार करते हैं? हमारी आवाम को इलेक्शंस होने के बाद आपसे ज़्यादा तवक्कुआत है, ना कि इलेक्शन से पहले। ये होगा कि ये सड़क बन जाएगी और बाद में दोबारा बारिश होगी और दोबारा ज़्यादा पानी आ जाएगा, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है। ज़रूरत ये है कि आप सिर्फ इलेक्शंस होने से पहले काम ना करें, बल्कि इलेक्शन होने के बाद भी काम करें, क्योंकि उसके वक्त आपकी आवाम को आपकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। उनके पास आके बैठें, उनको सुने, ताकि उनके जो छोटे छोटे मसले हैं वो बड़े बड़े मसाइल तक जो है वो ना जाएं। बिल्कुल इसी तरह से है, क्योंकि फैसलाबाद के बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जो कि फ़ौरी से हल तलब हैं। ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा मसला था, हमने देखा इलेक्ट्रो बसेस की सूरत में ये हल होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इसके साथ साथ मरियम, अगर हम पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से बात करें, अमूमन ये तासुर पाया जाता है कि इससे पहले पंजाब हुकूमत जो थी उसने इतना एक्टिवली काम नहीं किया था। और ऐसे में अगर फैसलाबाद में देखें थोड़ी बहुत बेहतरी आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन है, पैच वर्क है, तो आपको लगता है कि ये ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को फेवर देंगे? देखिए महविश, आपने बात बिल्कुल ठीक किया है। 2024 में जब इनकी हुकूमत आई तो पंजाब में मरीम नवाज़ ने काम किए, और हम हर दफ़ा हमारी हुकूमतों को उनको पॉइंट आउट करते हैं, उन पर उंगली उठाते हैं। हमारा काम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताना चाहिए, लेकिन जो अच्छी चीज़ होती है वो भी हाईलाइट करनी चाहिए। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मरीम नवाज़ ने काम नहीं शुरू किया फैसलाबाद में, और पंजाब भर के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त शुरू हुए हैं, जिनमें धीरानी है, हिम्मत कार्ड है, किसान कार्ड है, और उसके अलावा दीगर हर अपनी अपनी डिपार्टमेंट्स के अंदर उनके काम शुरू हुए हैं। ट्रांसपोर्ट का काम है और वो हो रहा है, लेकिन फिर एट दी एंड उसके ऊपर नज़र रखना और उसको बेहतर तरीके से चलाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम दे देते हैं, जैसे देखें फैसलाबाद को कहा गया था कि 86 के करीब जो है वो ग्रीन बसेस मिलेंगी। इस वक्त फैसलाबाद के अंदर 30 बसें मौजूद हैं, और उनमें से 26 बसेस जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं रूट्स के ऊपर। वो मैक्सिमम 2 से 3 रूट्स हैं जिनके ऊपर बसेस हैं, बाकी रूट्स अभी भी सुनसान है, वहाँ के लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि आप सिर्फ 30 बसें देख के भूल ना जाएँ, मुड़ के दोबारा देखें और बाकी भी बसें फैसलाबाद को दें। ठीक है, आपने काम किया, वेरी गुड, बट उसको कंटिन्यू रखें ताकि आपकी आवाम जो है उसके लिए मज़ीद आसानी हो सके। बिल्कुल इसी तरह से अक्सर मैं ये बात कहती होती हूँ कि जब भी कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आ जाता है, जब भी कोई भी पॉलिसी बनाई जाती हैं, तो उसमें एक चीज़ को हमेशा से प्रेफरेंस देनी चाहिए, वो है आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए कोई भी काम है उसे तरजीह देने के हवाले से। फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से फ़र्दर भी गुफ्तगू करेंगे। जी, वक्त हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। 23 नवंबर में मैदान सजने जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ़ी ज़्यादा तैयारियों के साथ मैदान में है, और दूसरी तरफ अगर आज़ाद उम्मीदवारों को भी देखें तो उनकी पॉपुलैरिटी भी कम नहीं है। अब देखना ये है कि 23 नवंबर को कौन मैदान मारता है। जी, इस पर फर्दर भी हम बात करेंगे, और इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है राना नईम दस्तगीर साहब ने। सिटी सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सियासी अगर गुफ्तगू के हवाले से बात हो, सियासी मसाइल पर बड़ी कड़ी नज़र रखते हैं। जी, आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया फॉर आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मैं आपका नैरेटिव जानना चाहता हूँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ कि कैसे देख रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात को, किस नज़र से? ज़िमनी इंतखाबात में बहुत ज़्यादा गहमा गहमी इसलिए नहीं होती कि वो चंद एक नशस्तें या एक दो नशस्तों से हुकूमत की में तब्दीली मुमकिन नहीं होती। इसलिए अमूमन ये हुक्मरान जमात ही इनको जीतती है, और अगर ये लूज़ कर जाएं तो फिर ये समझा जाता है कि वो हुक्मरान जमात का कैंडिडेट नहीं हारा, बल्कि हुक्मरान जमात के ऊपर आवाम का हुकूमत पर अदम एतमाद आ गया है। इस वक्त जो फैसलाबाद में सूरत हाल है उसमें चूँकि जो पीपल्स पार्टी की बदली हुई शक्ल पीटीआई की सूरत में मौजूद है जमात, वो तो बाईकाट में है। सही। इसलिए ये नून लीग का वन मैन शो है, वन साइडेड इलेक्शन है, उनका बाईकाट है। पीपल्स पार्टी ने एज़ पर पार्टी डिसीजन के जनरल इलेक्शन में जहाँ पर जो रनर अप थे वो नून लीग का था या पीपल्स पार्टी का था, वो इलेक्शन लड़ेगा, और दूसरी जमात
उसको सपोर्ट ठीक करेगी, है। वो खुद इलेक्शन में नहीं सही। जाएगी, उस पर अमल करते हुए फैसलाबाद में पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं है, बल्कि पीपल्स पार्टी का वोटर पार्टी हदायत के मुताबिक नून लीग को वोट देगा। सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल इसी तरह से ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से जी हम देख रहे हैं कि सियासी गहमा गहमी बड़ी अरूज पे है मरियम। अगर ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से सबसे अहम बात देखें तो हम ये देखते हैं कि वोट टर्न आउट काफ़ी कम होता है। तो इस हवाले से आप किस तरह से देखती हैं कि क्या आवाम उस दिन निकलेगी, अपना वोट कास्ट करेगी, या वोट की अगर बेदारी के हवाले से बात करें, आगाही के हवाले से बात करें, जो उम्मीदवार हैं वो किस तरह से कंपेन्स कर रहे हैं? मैं भी इसके अंदर सबसे आम बात यह है कि हमारा जो वोटर होता है वो अपने इलाके की तरक्की के ऊपर बड़ा गौर रखता है। इलेक्शंस के बाद ख़ास तौर पर वो देखता है कि हमने जिनको बिठाया उस कुर्सी के ऊपर, इस काबिल समझा, वोट दिया, उसके लिए गए, और जब वो घर वोट मांगने आया तो भी उसको वोट हमने दिया, तो उसके बाद उस बंदे ने या उस एमपीए ने, उस एमएन ने हमारे साथ क्या किया, ख़ास तौर पर उसकी गहरी नज़र इसके ऊपर होती है। और अगर उसको वो ना मिले तो आप देखें कि उसके लिए फिर सवालिया निशान भी होता है और लम्हा फ़िक्रिया भी होता है कि किस तरह से अब मैं किसको वोट दूंगा और कौन मेरे लिए अहम है। लेकिन अब इस इलेक्शन के अंदर तो कोई किसी के मद्दे मुकाबिल नज़र ही नहीं आता। नून लीग जो है वो अकेली झंडा लिए घूम रही है और अपनी लाइन तक जा रही है। तो लेकिन फिर भी ये है कि अगर आप उनको लगता होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम NA 104 की बात कर लें या PP 116 की बात कर लें, अगर वहाँ के इलाका मकीनों को ऐसा लगता है कि हमारे जो इससे पहले MP MNs थे उन्होंने कोई काम किया या इस इलाके को कुछ देकर गए, तो वो वोट डालने जाएंगे, अदरवाइज़ वो वोट डालने नहीं जाएंगे। और मेरा ख्याल है ये उनके पास राइट है, आपका इंडिविजुअल राइट है कि अगर आपका लीडर, आपका MPMN आपको सही से डील नहीं करता, आपके इलाके को नहीं देखता, तो फिर आपके पास राइट है कि आप या तो उसको वोट ना डालें या फिर उसके मुखालिफ किसी को डालें। लेकिन हमारी आवाम के पास ये दो ऑप्शंस तो इस वक्त मौजूद नहीं है। तो जो एक ऑप्शन है ये उनका अपना राइट है कि वो उसको डालना चाहते हैं कि नहीं। और इस यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि उस लीडर को सोचना है कि उसने अपनी आवाम को क्या दिया। चलें, आप अपनी आवाम को सेटिस्फाइड ज़रूर करें, अगर आपको वोट मिल जाता है तो उसके बाद आप पे ये फ़र्ज़ हो जाता है कि आप उस इलाके पर गौर करें, उनके लोगों में जाकर बैठें, अपनी आवाम के साथ अपना एक ताल्लुक़ बनाएं, ताकि वो आपको आगे चल के, क्योंकि देखें इलेक्शन तो होने ही होने हैं, ये हमारे पाकिस्तान की जमहूरियत है और इसकी ये नीड है। तो अगर आप अपने लोगों के साथ जुड़े रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वोट भी मिलेंगे और उनके मसाइल भी हल हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर मसाइल अगर हल होंगे तो हम देखेंगे कि जो भी जमात है वो जीतती है तो वो अपने बड़े स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ पे इसका मतलब है कि प्रैक्टिकली चीज़ों को इन्वॉल्व कर रही है। यहाँ पर राना नईम तस्कीर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, सेम मेरा आपसे यही सवाल है कि वोटर टर्नआउट किस तरह से आप देख रहे हैं? यूजुअली वोटर टर्नआउट बाई इलेक्शन में कम होता है और इस दफ़ा भी कम रहने की उम्मीद है। तो की जा सकती है कि सिर्फ नून लीग का वोटर बाहर आएगा और उसको वोट दे देगा। सही, बिल्कुल इसी तरह से। और अगर हम 5 हलकों के हवाले से बात करें, जैसे NA 104 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका हल्का PP 115 ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन मसाइल अगर इन इलाकों के या इन हलकों के मसाइल के हवाले से देखें तो कौन कौन से मसाइल आपको नज़र आते हैं? मसाइल, सबसे बड़ा मसला फैसलाबाद में सीवरेज का है, नकासी आब का, फराहमी आब का मसला भी है, और सबसे बड़ा इस शहर का जो मसला है पूरे फैसलाबाद का, उसी तरह ये सबसे टॉप पे अगर इसको रखा जाए तो वो है इंक्रोचमेंट्स का, नाजायज़ तजावज़ात का, जो शहरी मसाइल में बेपनाह इजाफे का सबब है और सहूलतें इससे ख़त्म होकर रह गई हैं। इनका सदेबाब करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। ख़ास तौर पर इस वक्त जो नून लीग के अकाबरीन हैं, अब तो उनको पूछने वाला भी कोई नहीं है और उन्हें चाहिए कि वो शहर को ही संवार लें। वो सिर्फ अपने आप को संवारने में लगे हुए हैं, इस शहर को भी संवार लें, इसमें नाजायज़ तजावज़ात का खात्मा कर दें। ये जो उनके नाम नहाद सियासी कारकुन ठेले लगाते हैं सड़कों पर, उनको ख़त्म करें, उनको मुतबादल अलाटमेंट कर दें। तो इसको छोड़कर वो जो नकासी आब या फराहमी आब है, इसमें अवाम ख़ुद भी ज़िम्मेदार हैं। बिल्कुल इसी तरह से। वसा के जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो पानी भी कम फराहम नहीं कर रहा, लेकिन हमें इस पानी की कदर करनी चाहिए कि ये कीमती है, ये गाड़ियाँ धोने छिड़काव के लिए नहीं है, ये इसका मुनासिब इस्तेमाल किया जाए। और पानी की किल्लत एक आलमी मसला है। इसी तरह जो नकासी आब का मसला है, सीवरेज सिस्टम, उसको इस्तेमाल करने की भी
जो पैरामीटर्स हैं हम उनको अख्तियार करते हुए उन पर अमल पैरा होना चाहिए कि हम सीवरेज को सिर्फ पानी की गुजरगाह के लिए इस्तेमाल करें। हम हर चीज़ सीवरेज में फेंक देते हैं जिससे उसका ब्लॉकेज हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें भी। जहाँ तक नाजायज़ तजावज़ात का ताल्लुक़ है, इसमें अवाम बहुत दुखी हैं। ये हकूमती अकाबरीन या नून लीग के जो जुमला ज़िम्मेदारान हैं उन पर यह लाजम है और फ़र्ज़ है कि वो इस नहूसत, इस मुसीबत से शहर को आज़ाद करवाएं और शहरियों की सहूलत का सबब बने। लेकिन अगर हम यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का बयानिया जो है या नैरेटिव रखें तो मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि पंजाब में जितना काम इस दफ़ा हुआ है, इस दफ़ा इस टेनर में हुआ है, ये कभी भी नहीं हुआ। आप उनके बयानियों को छोड़ें, उनका बयानिया तो आए दिन बदलता है। वो तो बयानिया बदलने में माहिर हैं। ये जिस तरह वो पीटीआई के बानी यू टर्न में माहिर थे, ये बयानिया बदलने में माहिर हैं। इस बात को छोड़ें कि तमीर तरक्की क्या है। ये तमीर तरक्की ये अखबारात में, सोशल मीडिया पे नहीं है। सबसे मैं कहता हूँ कि एक बुनियादी मसला है, पंजाब के शहरों में नाजायज़ तजावज़ात का ख़ात्मा कर दिया जाए। हाँ, ये जिस तरीके से ये फ़्लड की सूरत हाल में उसमें जो है पंजाब हुकूमत के इंतज़ाम ठीक थे, उनको अप्रिशिएट करते हुए ये मैं कहता हूँ कि अब वहाँ पर जो बहाली का अमल है वो भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। मुतासरीन जो हैं उनको बहाली और बाइज़्ज़त और बावकार तरीके से दोबारा सर्वाइवल के लिए गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से फैसिलिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ास तौर पे आवाम के लिए। 5 हलकों के जो इम्पोर्टेंस है या इनके मसाइल हैं, इस पर फर्दर भी जी बात करेंगे। वक्त है ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। राना नईम दस्तगीर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। राना नईम दस्तगीर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, आपको क्या लगता है कि ज़िमनी इंतखाबात में सबसे ज़्यादा मैटर क्या चीज़ कर रही होती है? कारकर्दगी मैटर कर रही होती है, बयानिया मैटर कर रहा होता है? क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात मुझे ये लगता है ये एक आईना है आने वाले आम इंतखाबात के हवाले से। क्या कहेंगे? देखिए, जो इस वक्त मुल्की मसाइल हैं, वोटर जो उनसे मुतासर हैं, जो उनसे क्या कहते हैं कि अफेक्टेड हैं, वो उसी को सामने रख के अपने हक़ का इस्तेमाल करेंगे वोट की सूरत में। सही, बिल्कुल इसी तरह से है। वोट कास्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है, चाहे हम ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बात करें, आम इंतखाबात के हवाले से बात करें। ये बड़ा कौमी और अहम फ़रीज़ा है जिसे हमें बड़ी खुशलूबी से और बड़ी बेहतरीन तरीके से सर अंजाम देना है। सर, ये भी बताइएगा कि जैसे भी हम आवाम के हवाले से बात कर रहे हैं और हमारी आवाम की जो इंगेजमेंट है वो आजकल सोशल मीडिया के साथ बड़ी कनेक्टेड रहती है, और मुझे ये लगता है कि अगर किसी भी पार्टी को रूल करना है, किसी भी पार्टी को इक़्तिदार में आना है, उसे अपनी जो एफिलिएशन है वो सोशल मीडिया के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, उसे यंगस्टर्स के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो आप इन 5 हलकों के जो ज़िमनी इंतखाबात देख रहे हैं, क्या ये तमाम पैरामीटर्स पे पूरे उतर रहे हैं? सोशल मीडिया के हवाले से जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि उसकी अहमियत या इस वक्त जितना उस पर उसको देखा जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर इन्हिसार किया जा रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी जानब यह है कि सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें हक़ाइक़ के बरक्स होती हैं, ठीक है, और उनकी ज़िम्मेदारी कोई नहीं लेता। हम कोई एक मैसेज रिसीव करते हैं तो अगले लम्हे हम उसको उसी तरह बग़ैर तहकीक के, उसकी छान फटक के बगैर उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। हज़ारों में, लाखों में, वो करोड़ों में हो जाता है। तो इससे जहाँ तक इसकी अच्छी बात के फैलाव में आसानी है, वहाँ गलत बात के फैलाव का सबब भी ये बात बन रही है। तो इसलिए सोशल मीडिया पर 100% इन्हिसार नहीं किया जा सकता। जो गवर्नमेंट के या बड़े ज़िम्मेदार टीवी चैनल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो या प्रिंट मीडिया, जो कौमी अखबारात हैं, वो ज़िम्मेदाराना सहाफ़त का बिल्कुल सबूत देना चाहिए और ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए यहाँ पर, और ये ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। ये वैसे भी ये बहुत तेज़ी से जो सोशल मीडिया का फैलाव हुआ है, इसमें अच्छाई, सच्चाई और बहुत सी खुराफात अच्छाई सच्चाई के साथ
बहुत सी खुराफात ने भी जन्म दिया है। सही, बिल्कुल इसी तरह से है। सोशल मीडिया की पावर तो है। हम देखते हैं कि प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हों, यूथ को एम्पावर करने के हवाले से, यंगस्टर्स के साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और दूसरी जानिब नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं कि बहुत सारी फेक और रूमर्स जो हैं वो सोशल मीडिया से हम बड़ी जल्दी सेपरेट होते हुए देख रहे होते हैं। यहाँ पर आना नईम दस्तगीर साहब, आपसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि हम आवाम के वोट के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आवाम जब भी वोट कास्ट करे, ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से हो, जनरल इंतखाबात के हवाले से हो, तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? उसे रियासत के इस्तेहकाम, आवाम की खुशहाली और कौमी मामलात को सामने रख के वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, सही, बिल्कुल ना कि ज़ाती ताल्लुक की बिना पर। सही। ये जो गली नाली की सियासत है, इसने हमारे सियासी कल्चर को तबाह कर दिया। जो 85 के नॉन पॉलिटिकल, नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन थे, उसने इस खराबी को जन्म दिया कि हम सियासी अमल से दूर हो गए। बिल्कुल इसी तरह से है वाकई, और ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये भी बताइएगा राना साहब, अगर हम बात करें इन 5 हलकों के हवाले से, तो इन 5 हलकों में आप सबसे ज़्यादा टफ टाइम कहाँ पर देख रहे हैं? क्योंकि मुस्लिम लीग नून वर्सेस मुस्लिम लीग नून है, लेकिन कहीं पर आप देख रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार जो है, भी नहीं देख रहा। लोगों को पता है कि रिज़ल्ट का पहले से मालूम है कि इस वक्त जो जमात अकेले इलेक्शन लड़ रही है, तो इलेक्शन उसी का है। लेकिन आज़ाद उम्मीदवार भी तो है आज़ाद ना मैदान उम्मीदवार में। इसमें कोई नहीं है, कोई नहीं है। देखें अब क्या उम्मीदवारी है, जड़ावाले में इधर उधर जो उम्मीदवार थे वो पार्टी टिकट के उम्मीदवार थे। बिल्कुल जब इसी पार्टी तरह ने फैसला कर दिया तो उन्हें पार्टी फैसले की पाबंदी करनी चाहिए। बिल्कुल, पहले उसी पार्टी से टिकट मांगते हैं, फिर टिकट नहीं मिला तो टिकट नहीं मिला तो फिर आप कहते हैं जी कि अब ये गलत हो गया, तो फिर या तो उस पार्टी में ना जाएं। सही, इसी तरह बाज़ उम्मीदवार जो हैं वो सिर्फ पैसे बटोरने के लिए खड़े हैं। सारी उम्र मुफाद कहीं किसी जमात से उठाया, फिर झंडा किसी का लगा लिया। जिस जमात ने बाईकाट किया उसके झंडे ही या का ना बुदू लिख के लोगों से पैसे मांग रहे हैं, अपनी झाड़ी लगा रहे हैं। सही। नजरियाती कारकुन मुझे लग रहा है कि अब नापैद होते जा रहे हैं। नज़रिया जो है, नज़रिया पर कायम रहना और नज़रियाती वोट लेकर उसको कायम रखना और अपने कारकुनों को, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को पॉजिटिवली मूव करना, ये फिर क़यादत की जिम्मेदारी होती है। सही, ये नहीं है कि आप अगर आपको पॉपुलर वोट मिल गया है तो आप रियासत पर हमले कर दें, बिल्कुल आप अदारों पर हमले कर दें, आप अदलिया पर हमले कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए सियासी शऊर और सियासी पुख्तगी का होना बहुत ज़रूरी है। सही, जो मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो सियासी अमल से ठीक है, आगे बढ़ती हैं, वो ये काम नहीं करती। सही, जो इक़्तिदार की ग़ुलाम गर्दिशों में आती हैं या जिनको खलाई मखलूक तख्लीक करती है, तो वो ऐसी हरकतें करती हैं। सही। तो जिन्हीं से इक़्तिदार लेती हैं, फिर वो उन्हीं के साथ लड़ाई झगड़े शुरू कर देती हैं, उन्हीं को बुरा भला कहती हैं। हम पीपल्स पार्टी वाले, हम तो खुदाई मखलूक की जमात हैं, आवाम के वोटों से आते हैं, उन्हीं के लिए सोचते हैं, ना किसी से उलझते हैं, ना किसी से झगड़ते हैं, बिल्कुल ना ज़ाती मफादात टकराओ, नहीं ना होने चाहिए। तसादम, मुझे कुछ लगता भी है नहीं करते हैं हम। सियासत जो है इसमें ज़ाती मफादात हो रहे हैं, लेकिन नहीं होने चाहिए। हमेशा अगर हम बात करें, अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करना चाहिए। महंगाई जो है वो काफ़ी बढ़ गई है, बेरोज़गारी जो है इसे कम करने के हवाले से इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। ऐसे बेशुमार मसाइल हैं जिस पे अवाम चाहती है कि गवर्नमेंट जो है उनका साथ दे। वो ज़मीनी इंतखाबात की इलेक्शंस के हवाले से हो, आम इंतखाबात के हवाले से हो, तो हम देखते हैं कि जब इंतखाबात नहीं हो रहे होते या होने की हवाले से गुफ्तगू होती है तो बड़ी एक्टिवली कंपेन्स की जाती हैं। मसाइल के हवाले से भी इसी तरह से एक्टिव रहने की ज़रूरत है। वक्त है जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं CTI 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से। 23 नवंबर को मैदान सजने जा रहा है। फैसलाबाद के 5 बड़े हलकों में ज़मीनी इंतखाबात हम देख रहे हैं। सियासी गहमा गहमी बड़ी अरूज पे है। मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। हलकों में आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ से भी कंपेन्स की जा रही है। अब देखना ये है कि 23 नवंबर को कौन मैदान मारता है। और अमूमन ये कहा जाता है कि अगर हम ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से तासुर लें कि हमेशा वही पार्टी जीतती है जो कि इक़्तिदार में होती है, ऐसी बातें जो हैं वो अमूमन की जाती हैं। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि कुछ हलकों में टफ़ टाइम हो सकता है। राना नईम दस्तगीर साहब, आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ, अगर हम आवाम के हवाले से बात करें तो आवाम की तरजीहात में मुझे लगता है कि महंगाई, गुड गवर्नेंस, क़यादत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इन चीज़ों को या इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस को किस तरह से देख रहे हैं? महंगाई के साथ साथ बेरोज़गारी जो है वो भी बहुत
तकलीफ़ दे आवाम के लिए, बहुत बड़ा अवामी मसला है। बेरोज़गारी है इस वक्त, बिल्कुल। कि जॉब क्रिएट्स नहीं हो रही। हुकूमतें अपना जो बजट है ऐशो इशरत का, उसको कम करके आवाम को सहूलत देने के लिए कुछ नहीं कर पा रही। ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है। सही। ये 13 के बाद से पीटीआई की गवर्नमेंट या नून लीग की हुकूमत, इन्हें इस बारे में बहुत कुछ करना चाहिए था। जिस तरह इन्होंने टैक्सेस लगाए हैं उस तरह से ट्रीट नहीं किया आवाम को। सही, बिल्कुल इसी तरह से है, क्योंकि आवाम के सिर्फ यही ख्वाहिश है कि उनकी ज़रूरियात पूरी हों, क्योंकि ज़रूरियात में बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत का जो रोल है, कुछ हद तक हम देख रहे हैं कि वर्किंग हो रही है, लेकिन आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए जितना एक्टिवली प्ले करने की ज़रूरत है, आवाम का ये कहना है कि उतनी एक्टिवली चीज़ें नहीं हो रही हैं। वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हों, बिजली की कीमत हो, तो ये तमाम चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना है। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से अगर देखें तो आप राना नईम दस्तगीर साहब किस तरह से देख रहे हैं कि आवाम का जो नैरेटिव है उसे सपोर्ट करेगी, बयानियों को सपोर्ट करेगी? और अगर हम मुस्लिम लीग नून के प्रोजेक्ट्स को देखें, जैसे इलेक्ट्रो बसेस के हवाले से हमने देखा रोड पे पैच वर्क हो रहे हैं, तो ये चीज़ें मुस्लिम लीग नून की फेवर में जाएंगी? नैरेटिव तो इस वक्त है ही नहीं है जमातों का। एक बाइकआउट करके बैठी हुई है, दूसरी जो है वो हुकूमत कर रही है और कहते दावा है कि हम सहूलतें दे रहे हैं। ट्रांसपोर्ट का मसला हल हुआ है बहुत हद तक, मज़ीद इसको आगे बढ़ाना चाहिए और हल होना चाहिए। आवाम इन चीज़ों को सामने रख के अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। सही, बिल्कुल। अगर हम अभी तो यही बात की जा रही है कि वन साइडेड इलेक्शन है, ज़िमनी इंतखाबात में हम मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी देख रहे हैं, अमूमन अवाम में भी ये तासुर पाया जा रहा है, आप भी इसी बात को कह रहे हैं जी। लेकिन अगर किसी हल्के में मुस्लिम लीग नून को टफ़ टाइम मिल जाता है या मुस्लिम लीग नून वहाँ से हार जाती है, तो उस चीज़ को, उस ओवरकम को किस तरह से आप देखेंगे? मैंने पहले अर्ज़ किया कि हुक्मरान जमात की बाई इलेक्शन में नाकामी को हुकूमत पर अदम एतमाद समझा जाता है। सही, बिल्कुल इसी तरह से। और ये अब देखना ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो 23 नवंबर को किस तरह से मैदान मारती है, कौन से बड़े बड़े हलके हैं जहाँ पर टफ़ टाइम है, इस पे भी हमने बात की है। राना नईम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया जी। वोट के हवाले से, वोट की इंपॉर्टेंस पे मैं हमेशा से ये बात करती हूँ कि कौमी फरीज़ा है, इसे बड़े सोच समझ कर और अदा ज़रूर कीजिएगा। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे। अब बात करते हैं अशिया खुर्दनोश की कीमतों के हवाले से। हम देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे सब्जियों की कीमतों में रद्द बदल होता है, फ्रूट्स भी इसी तरह से चल रहे हैं। चिकन की कीमत भी बड़ी गैर मुस्तकिल सी है, कभी कीमत जो है वो कम हमें दिखाई दे रही होती है, कभी ज़्यादा दिखाई दे रही होती है। और ऐसे में सबसे ज़्यादा जो चीज़ डिस्टर्ब कर रही होती है वो हमारे घर का बजट होता है, जिस पर मैं हमेशा से बात करती हूँ कि ख़वातीन को इस हवाले से, तमाम तर इन्फॉर्मेशन के हवाले से बड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि आज कौन सी सब्ज़ी किस भाव बिक रही है, फलों के क्या रेट चल रहे हैं, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाती है। जब आप मार्केट में जाते हैं, कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी होती है कि सब्जियों की कीमतें जो मार्केट कमेटी की जानिब से तय की जाती हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं, उसके अकॉर्डिंग या उसके अकॉर्डिंग जो रेट प्राइस है वो नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से हमें अगर प्राइस का पहले से अंदाज़ा होगा तो बहुत सारे मामला जो हैं वो आसानी से हल हो सकते हैं। तो इसीलिए हम आज के भाव सेगमेंट तरतीब देते हैं, ताकि जब आप मार्केट में बाहर जाएँ तो आपको बड़ी आसानी हो। मार्केट कमेटी की जो लिस्ट है उसे फॉलो करने में, उसे फॉलो कराने के हवाले से आपको भाव ताव करने में आसानी हो। तो चलते हैं हमारे आज के भाव सेगमेंट की तरफ। फसी नकवी हमारे साथ मौजूद हैं जी। फसी नकवी, बताइएगा कि आज आप मार्केट में क्या सिचुएशन देख रहे हैं फलों, सब्जियों और चिकन की कीमत को लेकर? जी बिल्कुल, फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज़ जुमेरात की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 20 रुपये कमी के बाद 495 से 475 रुपये हो चुका है, जबकि अंडे फार्मी साहब का कीमत 347 रुपये फ़ी दर्जन पर कायम है। आलू कच्चा छिलका 5 रुपये कमी के बाद 80 से 75 रुपये हो चुका है, जबकि प्याज साहब का कीमत 105 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। टमाटर 10 रुपये इजाफे के साथ 105 से 115 रुपये हो चुका है, जबकि अदरक चाइना साहब का कीमत 320 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। लहसुन हरनई साहब का कीमत 270 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। सब्ज़ मिर्च बगैर रद्द बदल के 70 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। फूल गोभी साहब का कीमत 24 रुपये फ़ी किलो पर कायम है, जबकि बंद गोभी 10 रुपये कमी के बाद 110 से 120 रुपये हो चुकी है। घिया कद्दू 5 रुपये कमी के बाद 50 से 45 रुपये हो चुके हैं, जबकि बैंगन साहब का कीमत 50 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। मटर 190 रुपये फ़ी किलो पर कायम है और इस तरह शिमला मिर्च 290 रुपये फ़ी किलो पर कायम है और भिंडी तोरी
100 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। इसी तरह देखा जाए तो फलों में सेब काला कल्लू जो है वो 320 रुपये से 330 रुपये हो चुका है, जबकि केला 120 रुपये फ़ी दर्जन पर कायम है। जापानी फल 220 रुपये फ़ी किलो पर कायम है और इसी तरह अनार बताना 550 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है, जबकि संगाड़ा 110 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। देखा जाए तो फलों और सब्जियों की कीमतों में रद्दोबदल रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में 20 रुपये कमी आई है। बहुत शुक्रिया फसी नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं सराफा मार्केट में गोल्ड की कीमत के हवाले से। हम देख रहे हैं कि कीमतों में बड़ा रद्दोबदल जारी है आलमी सतह पे भी, और इसी तरह से अगर हम लोकल सतह पे भी देखें तो सराफा मार्केट में कीमतें जो हैं वो कहीं पर भी स्टे नहीं कर रही। कभी सोने की कीमत बहुत ज़्यादा आसमान से बातें कर रही होती है और कभी हम देख रहे हुए हैं कि रिवर्स गियर दिखाई देता है। लेकिन ऐसे में जो आवाम है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि आजकल शादियों का भी सीज़न है। हमारी कस्टम में भी गोल्ड जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है रस्म व रिवाज में, और ख़ास करके जहेज़ में। और ये तमाम तर मामला जो हैं कहीं ना कहीं जो वालिदैन हैं इसे आज भी शामिल करना चाहते हैं कि अपनी बेटी को बतौर गिफ्ट जो है वो सोना दिया जाए। लेकिन अगर कीमत के हवाले से देखें तो कीमत जो आसमान से बातें कर रही है। आज भी सोने की जो प्राइस है वो बढ़ी है एक दफ़ा फिर, और आज का जो 1 तोला रेट है वो कुछ इस तरह से है 4,29,000 में जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह से 10 ग्राम के हवाले से बात करें 3,76,378 में 10 ग्राम कीमत में ये गोल्ड जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि ये गुज़श्ता 2 महीने का अगर एनालिसिस करें तो 2 महीने में गोल्ड की कीमत जो है वो इसमें इजाफा ही दिखाई दिया। हाँ, दरमियान में हमने देखा कि गोल्ड जो है वो 4.5 लाख से तजावज़ कर गया था, लेकिन फिर इसकी कीमत दोबारा से रिवर्स हुई। और ऐसे में अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी बात करें तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने वाले भी बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं कि आया गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ी अनसर्टन सी सिचुएशन है, गैर मुस्तकिम सी सिचुएशन है। और अगर हम आज के रेट के हवाले से बात करें तो आज रेट ज़्यादा था, कल के अगर रेट के हवाले से बात करें थोड़ा कम था, और आने वाले दिनों में भी इसी तरह से अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट वाले लोग भी 100 दफ़ा सोच रहे हैं कि आया इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इसमें डिफरेंट राय पाई जाती हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी के हवाले से अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी के बाद जो सबसे ज़्यादा सेफ़ इन्वेस्टमेंट समझा जाता था वो गोल्ड को था। लेकिन अब गोल्ड की प्राइस भी जो है वो कहीं पर स्टे नहीं कर रही, मुस्तहकम नहीं है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में उतार चढ़ाव है। और इसी तरह से सोने का कारोबार करने वाले भी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। कहा यह जाता है कि जो सुनहरे हैं या गोल्ड ज्वेलर्स हैं वो कहते हैं कि आवाम का रश काफ़ी कम हो गया है, अब ख़रीद जो है आवाम की बाहर होता जा रहा है सोना। तो ऐसी तमाम तर चीज़ें हैं जो कि एक पूरे लाइफ साइकिल को, एक लाइफ सर्कल को यहाँ पर मुतासिर कर रही है। करेंसी जी आज की देख लेते हैं कि करेंसी के आज रेट कुछ इस तरह से है। सबसे पहले यूरो देख लेते हैं 332.35 में बाय किया जा रहा है और 335.85 में फ़रोख्त किया जा रहा है। सऊदी रियाल की कीमत देखिए तो 75.75 में बाय किया जा रहा है और 76.35 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएई दिरहम की कीमत के हवाले से देखें तो 76.9 में बाय किया जा रहा है और 77.9 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूके पाउंड के हवाले से बात करें 381.2 में बाय किया जा रहा है और 384.2 में सेल किया जा रहा है। यूएस डॉलर की कीमत देखें तो 281.65 में बाय किया जा रहा है और 281.9 में फ़रोख्त किया जा रहा है। करेंसी के रेट अगर हम देखें यूरो है, सऊदी रियाल है, यूएई दिरहम है, यूके पाउंड है और इसी तरह से अगर यूएस डॉलर है तो करेंसी की प्राइस जो है वो मुस्तहकम है। हम देख रहे हैं कि एक स्टे हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, चाहे डॉलर के हवाले से होता है चाहे पाउंड के हवाले से हो। लेकिन जो गोल्ड है ये यहाँ पर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक अनसर्टन सी सिचुएशन है, तजब्जुब है आवाम के ज़हन में क्या है इस चीज़ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करेंसी जो है इसके रेट आप सब लोगों के सामने है कि हम देख रहे हैं कि पिछले अगर हम 2 वीक का कंपैरिजन करें, एनालिसिस करें तो बड़े स्टे हमें यहाँ पर देखने में आ रहा है। और जिसकी वजह से ये बात भी है कि अगर डॉलर हमारा मुस्तहकम है तो करेंसी के रेट जो है मुस्तहकम है जी। आने वाले दिनों में देखते हैं कि गोल्ड की कीमत हम ये उम्मीद करते हैं कि कम हो, ताकि आम इंसान है और जिनकी क़ुव्वत ख़रीद कम है वो भी सोना जो है ख़रीद सकें। अब बात करते हैं जी फैसलाबाद के रेलवे स्टेशन के हवाले से। पुराना और कदीमी स्टेशन है और मैं जब भी स्टेशन पर जाती थी मुझे लगता था कि यहाँ पर अप टू डेट फैसिलिटेशन मौजूद होनी चाहिए। यहाँ के काउंटर्स जो हैं वो बेहतरीन सूरत हाल यहाँ पर होनी चाहिए। लेडीज़ काउंटर्स का जो है वो भी यहाँ पर इनकाद होना चाहिए। बैठने के लिए जो नशिस्तें हैं वो अप टू दी डेट होनी चाहिए थी। लेकिन हमने देखा कि कई अरसे रेलवे स्टेशन पे काम नहीं हुआ। लेकिन अब जो है रेलवे स्टेशन की हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है। इस पर तफसीलात जानने के लिए हमें यहाँ पर कॉल पर ज्वाइन किया है सिटी 41 के रिपोर्टर अवैस अली ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे ये बताइएगा कि रेलवे स्टेशन के हवाले से मौजूदा सिचुएशन कैसी है, अप टू डेट किया गया रेलवे स्टेशन को? बिल्कुल महविश, फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की जो सूरत हाल है वो माजी की निस्बत बहुत बेहतर हो चुकी है।
जैसा कि हम पहले देखते थे कि फैसलाबाद रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म था वहां पर मुसाफिरों के बैठने के लिए जगह मौजूद नहीं होती थी। चंद एक बेंचेस मौजूद होते थे, वो भी खस्ता हाल होते थे और इसके साथ साथ टिकट लेने के मसाइल लोगों को थे, रिजर्वेशन दफातर खस्ता हाल थे, लाइनों में लगना पड़ता था। अब जो है वो सूरत हाल उससे खासी मुनफरिद जो है वो दिखाई देती है। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर जदीद तर्ज का जो है वो प्लेटफॉर्म पर काम किया गया है और जो वेटिंग हॉल है वहां पर भी जो है वो लग्जरी वेटिंग हॉल कायम किया गया है, जहां पर मुसाफिरों को बैठने के लिए सहूलियात जो है वो दस्तयाब हैं और रिजर्वेशन दफातर जो हैं वो भी जदीद तर्ज के बना दिए गए हैं। और इसके साथ साथ जो मुसाफिर हैं उनको ऑनलाइन टिकट कराने के लिए भी जदीद जो मशीनें हैं वो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर नस्ब की गई हैं ताकि मुसाफिरों को सहूलत मिल सके। तो तब्दीली तो हमने देखा है कि फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर आई है, मगर अब जो ट्रेनों की सूरत हाल है उसको बेहतर बनाना होगा। ट्रेनें जो हैं उनकी ताखीर बदस्तूर बरकरार है। आज भी ट्रेनें औसतन 1 से 1.5 घंटा ताखीर के साथ स्टेशन पर पहुंची हैं, तो जिसकी वजह से मुसाफिरों के इंतजार की अजियत का जो है वो सामना करना पड़ा है। मुसाफिरों का जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना है कि स्टेशन पर जो है वो बैठने के मसाइल बहुत हद तक जो है वो हल हो चुके हैं और आप ट्रेनों का इंतजार करने के लिए जो है वो बआसानी फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर बनाए गए जदीद तर्ज के प्लेटफॉर्म पर बैठ के इंतजार कर सकते हैं। मगर जो ट्रेनों की तखीर है उसमें महकमा रेलवे को कमी लाना होगी और इसके साथ साथ मुसाफिरों की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर मजीद ट्रेनें चलाना होगी और ट्रैक में जिद्दत लाना होगी, ट्रेनों में जिद्दत लाना होगी ताकि मुसाफिरों का रुझान महकमा रेलवे की तरफ और ट्रेन सफर पर मजीद बढ़े। और हम देखते हैं कि दिगर ट्रांसपोर्ट की निस्बत आज भी लोग जो है वो रेलवे सफर को तरजीह देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से है, रेलवे को सस्ती सफरी सहूलत भी कहा जाता है। बहुत शुक्रिया वैसे ही तफसीलात से आगाह करने के लिए जी। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं सोने की बढ़ती हुई कीमत। जैसे मैंने बताया कि हम सब लोगों को बड़ी परेशान कर रही है, कुव्वत ख़रीद हमारी पहले से बड़ी मिनिमम है, महंगाई से सताई हुई आवाम है और ऐसे में सोना ख़रीदना अब एक आम इंसान का जिसकी कुव्वत ख़रीद बड़ी लिमिटेड सी है उसके लिए ख्वाब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों कीमत बढ़ गई है जी, इस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है फजील अहमद ने, 41 के रिपोर्टर हैं, तो आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फजील आप? मैं ठीक है, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। फजील, सबसे पहले जो कि परेशानी का बायस बन रही है मेरे लिए भी, बाकी तमाम लोग जो कि सोना इस टाइम ख़रीदना चाह रहे हैं, कहीं पर कीमत स्टे नहीं कर रही है, गैर मुस्तकिल कीमत है, क्या रीज़न्स हैं, क्या वजूहत हैं? देखिए महविश, जो पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कीमत, अब तो आज का जो रेट है वो 4,38,000 रुपये है फ़ी तोला। तो 4,75,000 रुपये फ़ी तोला से ये कम होती हुई कीमत जो है वो 4,26,000 पर वापस आई थी, फिर 20,000 हो गई, बल्कि 15,000 रुपये, बिल्कुल इसी तरह से 15,000 रुपये फ़ी तोला पर भी आ गई थी। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ना शुरू हुई। ये 4,30,000 33,000 पर तकरीबन कोई 6 या 7 दिन कीमत रही और वो उसी पर स्टिल 6-7 दिन रही। उसके बाद ना बढ़ी ना कम हुई, लेकिन कल फिर अचानक से बड़ा इजाफा हुआ और 8,000 रुपये फ़ी तोला महंगा होकर 4,38,000 रुपये का हो चुका है। इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सोने की ख़रीदारी है वो बढ़ने की वजह से सोने की कीमत जो है वो बढ़ी है और चूँकि पाकिस्तान की मईशत भी डॉलर की निस्बत बहुत कमज़ोर है, इस वजह से पाकिस्तान में ज़्यादा उसके असरात आते हैं। लेकिन जो गोल्ड डीलर्स हैं या कारोबार करते हैं सोने का, उनके मुताबिक अभी भी पाकिस्तान में अंडर कास्ट है, ठीक है। गोल्ड की जो कीमत है उसकी वजह है ये है कि ग्राहक नहीं है, ख़रीदार नहीं है। ख़रीदार क्यों नहीं है? ख़रीदार इसलिए नहीं है कि आपकी क़ुव्वत ख़रीद ही बहुत मुतासर हो चुकी है। अब 4-4.5 गोल्ड ज्वेलर्स जो हैं इनसे वाबस्ता है गोल्ड, अगर हम ज्वेलरी के हवाले से बात करें उनका तो कारोबार बिल्कुल बंद होने के बराबर होगा। देखें, उनका कारोबार चल रहा है अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर, या फिर ये समझ लें कि इस पर चल रहा है कि अगर मेरे पास कोई ज़ेवरात पड़े हैं तो मुझे कोई ज़रूरत है तो मैं वो सेल करने चला जाता हूँ। अब होता यह है कि 1 तोले की 1 ग्राम वेस्ट निकलती है और 1 ग्राम इस वक्त तकरीबन 39 या 40,000 रुपये का है। तो वो होता है जो सुनार हैं उनका फ़ायदा कि वो 1 तोले से 1
जो ग्राम है उसकी वेस्ट निकाल लेते हैं। बिल्कुल से वो बाद में फिर वेस्ट मिलके भी अगर 12 तोले हों तो उसमें से 1 तोला वेस्ट निकलती है और वेस्ट को भी फिर उसको डाल कर कोई ना कोई जेवर उसका बन जाता है। तो ये सिर्फ इस पर उनका इस वक्त जो दुकानदारी है वो चल रही है, या फिर आपकी जो वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनवाते हैं लोग वो बना कर देते हैं, वो सेल करते हैं, तो इसलिए दुकानदारी चल रही है। बाकी सोने का कारोबार बिल्कुल ना होने के बराबर है, उसमें ना कोई उनको ये कहें कि बहुत बड़े बड़े ग्राहक आ रहे हैं। इस वक्त सिर्फ एलीट क्लास जो है उसकी तरजीहात में सोने के जेवरात रहे हैं, बाकी मिडिल क्लास लोगों की तरजीहात में अभी के नहीं हवाले से बात करें तो ये एक ऐसा सीज़न है जिसे अमूमन वेडिंग सीज़न कहा जाता है। इससे पहले हम देख रहे थे कि इसमें गोल्ड की जो सेलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इस दफ़ा मार्केट की जो सिचुएशन है वो आपके सामने ही है कि क्या सूरत हाल है। देखिए महविश, जो गोल्ड है इसमें कोई शक नहीं कि वो आपकी सेविंग होती है, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं इन हालात के अंदर कोई बंदा भी गोल्ड नहीं ख़रीद सकता सिर्फ ये सोचकर कि ये मेरी सेविंग होगी, कल को काम आएगा, क्योंकि जिस हद तक कीमत बढ़ चुकी है, जैसे मैंने पहले कहा है कि अब सिर्फ एलीट क्लास की तरजीहात हैं, या फिर वो लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कारोबार के अंदर, तो वो अब सोने में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना पैसा जो सरमायाकारी है वो सारी सोने में कर रहे हैं। और ये आवाज़ें हैं कि आने वाले चंद दिनों के अंदर ये दोबारा से कीमतें जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होंगी। मुझे लगता है शायद आप ये कहने जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में सोना जो है वो सस्ता होता हुआ दिखाई देगा। नहीं, सस्ता तो नहीं होगा, लेकिन 5 लाख क्रॉस करने की आवाज़ें हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जो इन्वेस्टर्स हैं वो जब उनको यकीन हो जाएगा कि ये इसकी कीमत बढ़ सकती है तो वो उसकी ख़रीदारी फिर तेज़ होगी। ठीक है। और आलमी मंडी के अंदर जो ख़रीदार थे, बड़े ख़रीदार, जिनमें चाइना था, अमेरिका था और इंडिया भी कहीं ना कहीं पर सोने की ख़रीदारी कर रहा था। अब मुझे ये लगता है कि जो सदर ट्रंप की चाइना के सदर से मुलाकात हुई थी और उन्होंने उस मुलाकात से पहले ये भी कहा था कि जो उनके ऊपर चाइना के ऊपर टैरिफ था उनका कि ये कम हो सकता है, लेकिन उसकी शर्त ये है कि चाइना हमारे साथ जो क्या उसको कहते हैं, क्या माहिदे के हवाले से कोई प्रोजेक्ट? नहीं, ये सोने के हवाले से ही उनका इशारा था कि ये गेम बंद करे हमारे साथ, तो ये फिर हम टैरिफ जो है उसको कम करना। वो फिर मुलाकात हुई, उसके बाद से फिर कीमतें आहिस्ता आहिस्ता से नीचे आई हैं। तो लेकिन जब इन्वेस्टर आते हैं किसी भी मैदान में, वो प्रॉपर्टी का हो, वो सोने का हो या फिर कोई भी, तो उसमें फिर कीमतें बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर इन्वेस्टर्स दोबारा इस तरफ जाएंगे, सोने की ख़रीदारी करेंगे, तो ये 5 लाख क्रॉस करेगा और उम्मीद यही की जा रही है, बातें यही हैं कि इसी दिसंबर के अंदर ये 5 लाख क्रॉस कर जाएगा। चलिए, मैं तो ये उम्मीद कर रही थी कि शायद सोने की कीमत कम होती हुई दिखाई दे। फजील के अकॉर्डिंग जो है वो गोल्ड कीमत एक दफ़ा फिर बढ़ेगी और नियर टू 5 लाख होने का भी इम्कान है। बहुत शुक्रिया फजील अहमद फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम जी। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं फैसलाबाद के हवाले से। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, ये बात हम सब जानते हैं। और फैसलाबाद की पहचान हमेशा से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नाम से होती है। हम हमेशा कहते हैं कि फैसलाबाद की आन शान पहचान टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। कभी बिजली के बिल जो हैं ये कीमतें बढ़ा देते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, और कभी टैक्स के मामला जो हैं वो फैक्ट्रियों को या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बंद होने पे मजबूर कर देते हैं। ऐसे बेशुमार मसाइल हैं जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मुतासिर कर रहे हैं। किस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एम्पावर किया जा सकता है, हुकूमत की तरजीहात किस तरह से है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एम्पावर करने के हवाले से, इस पर जी हम बात करेंगे। और इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है बाऊ मोहम्मद अकरम साहब ने, चेयरमैन हैं अपटमा से। और अगर हम कारोबारी लिहाज से बात करें, फैसलाबाद को एम्पावर करने के हवाले से बात करें, फैसलाबाद के यंगस्टर्स को रोज़गार फराहम करने के हवाले से बात करें, तो बाऊ जी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं फैसलाबाद में। तो आइए खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले ये बताएं कि अगर हम टेक्सटाइल के हवाले से बात करें, फैसलाबाद की तो हमेशा से पहचान रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेकिन गुज़श्ता अगर हम 1 से 2 सालों के हवाले से बात करें तो आप फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कहाँ पर देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ज़रा ये जी कि टेक्सटाइल जो है इस वक्त कोई शक नहीं है कि थोड़े बहरान का शिकार है, और ये वक्त के साथ साथ होता रहता है। कभी बिजनेस ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। तो टेक्सटाइल के इस वक्त हर आदमी कहता है जी टेक्सटाइल इस वक्त बड़े बहरान में है, क्या वजह है? सही। वजह यह है जी कि यहाँ पे हम लोग एक तरफ तो मुकाबला कर रहे हैं चाइना का। सही। चाइना से कुछ ऐसा आ रहा है, ग्रे क्लॉथ आ रहा है, कुछ यार्न आ रहा है, तो वो इस इंडस्ट्री को मज़ीद ख़राब कर रहा है। ठीक है। जिसकी वजह से अभी प्रिंटिंग में भी हम लोग देखते हैं तो कुछ प्रिंटिंग भी वहाँ पे आना शुरू हो गया, प्रिंटिंग कपड़ा जो है वो भी आना शुरू हो गया। जब वो आएगा तो फिर और मुसीबत बनेगी, यहाँ पे इंडस्ट्री को और बहरान आएगा। तो फैक्ट्री तभी चलेगी अगर वो सोचते हैं कि इस इंडस्ट्री को चलाना है, लोगों को रोज़गार देना है, तो रोज़गार मिलेगा तभी अगर ये इंडस्ट्री चलेगी। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरे नंबर पे ये है कि यहाँ पे बहुत चैलेंजेस हैं। आजकल आपको पता है हमें एनवायरनमेंट का मामला आपको पता है चल रहा है। एनवायरनमेंट में हम लोगों ने सबसे पहले मैं डीसी फैसलाबाद जनाब नदीम साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पिछले साल SOPs बनवा के हमारे साथ इंडस्ट्री को चलाने के लिए बातचीत की और फैक्ट्री का चलाएँ जी आप। हमने भी उनके साथ तावन किया और हमने कोशिश की कि जो भी रिकमेंडेड फ्यूल है वो चलाया जाए, बिल्कुल इसी तरह से, और ये हम चलाते हैं। उसके बाद वो फिर भी इक्का दुक्का परेशानियां रहती हैं कि फैक्ट्रियाँ चलने नहीं दे रहे कुछ लोग। कुछ ऐसे भी होते हैं दोस्त अहबाब हमारे जो ज़्यादा एक्शन लेते हैं ज़रूरत से। सही। रीजंस क्या आ रही हैं? SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा है या क्या मामला देख रहे हैं? नहीं, अभी ने तो इस वक्त मुकम्मल तौर पे जितना भी उसके सिस्टम है वो इंस्टॉल किए हुए हैं फैक्ट्रियों में। ठीक है। और ये नहीं है कि हमने मतलब नहीं किए हुए। इक्का दुक्का कोई होगी फैक्ट्री जो नहीं होती। सबसे पहले अगर आपसे 1 साल 2 साल आप पहले जाएं या 3 साल पहले जाएं तो हर चिमनी से कुछ ना कुछ ब्लैक स्मोक निकल रही होते थे। आजकल बिल्कुल नहीं निकली, क्योंकि ये जो DG एनवायरनमेंट है इमरान अहमद साहब हैं, जो वो मेरे पास 2 दफ़ा मेरे एसोसिएशन में आ चुके हैं। उन्होंने भी आके ब्रीफ किया कि आपको इंडस्ट्री को इस तरह चलाएं। हमने कहा जी ठीक है। उन्होंने हमारे साथ SOPs तय किए कि आप ऐसा करें, आप ब्लैक स्मोक नहीं निकलने दें, वाइट को आपको नहीं पूछा जाएगा। हमने कहा जी ठीक है, बल्कि उन्होंने अपने अमले को भी कहा, उसके बावजूद भी वो एक्शन लेते हैं। सही है। फिर तो एक्शन नहीं लेना बनता कि जहाँ पर SOP को फॉलो किया जा रहा है, जहाँ पर आप लोगों की तरफ से ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि इन्वायरमेंट जो है ये हम सब की अवलीन तरजीह है और इस पर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। श्योर है जी कि देखिए हमारे बच्चों ने यहाँ रहना है। मैं खुद 60 साल से ऊपर हूँ, तो मैंने भी यहाँ रहना है, तो सांस तो हमने ही लेना है। लोग तो आएंगे चले जाएंगे, अफसरान साहबान आते हैं चले जाते हैं, हम लोगों ने तो यही रहना है। तो एनवायरनमेंट अच्छी होगी तो हम सांस ले सकेंगे ना, इसमें कोई शक नहीं है। मगर मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा SOPs फॉलो कर रही है और अल्लाह के फजल करम से आइंदा भी करेगी। अभी क्योंकि ये जो हमारे कमिश्नर साहब हैं जहांगीर अनवर साहब, ये ख़ुद EPA में सेक्रेटरी थे और वहाँ से ये यहाँ कमिश्नर बन के आए। इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है एनवायरनमेंट पे। इन्होंने हमारे साथ काफ़ी तावन किया है। हमने इनको अपने मसाइल आगे रखे हैं कि सर बिल्कुल इसी तरह से मसाइल को जागर करना और इस पे अगर सुनवाई हुई जा रही है या की जा रही है तो ये वाकई बड़ी अच्छी बात है और आई होप सो कि आप लोगों को ये मसला जो है ये हल होता हुआ दिखाई दे। और इसके साथ साथ अगर दीगर मसाइल के हवाले से बात करें, जो मुझे लगता है कि टेक्सटाइल को सबसे ज़्यादा मुतासिर करे वो ये कि बिजली की जो नर्ख हैं ये काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम देखते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं मैटर कर रही होती है तमाम तर मामला। और ख़ित्ते में ये भी कहा जाता है कि हम सबसे महंगे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। अभी भी मैं बिल देख रहा था इस मंथ का भी, तो वो कह रहे हैं जी आपको 22 रुपये 90 पैसे में यूनिट मिलना है। तो जब इस वक्त भी इस महीने में भी आया तो हमारे मेरा ख्याल है साहब सेल टैक्स वगैरह और जो भी QTR हैं दाल डोल के हम देखते हैं तो इस वक्त भी 44 रुपये का यूनिट आया हमें इस मंथ पे। तो ये जो उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा था जी कि आपको 22 रुपये 90 पैसे का यूनिट देंगे, तो वो सवाए हवा के कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उन्होंने ये कहा जी कि आप अगर 2 लाख यूनिट चलाते हैं, पिछले साल नवंबर में आपने 2 लाख यूनिट चलाया था, इस वक्त 2,01,000 चलाए थे, आपको 1,01,000 पे आपको रिलीफ मिलेगा।
ये है इसका मकसद जो सही। निज़ाम है। अगर इसका टैरिफ चेंज करते, टैरिफ को एक मसला किया है कि अगर 34 रुपये का हम यूनिट दे रहे हैं, ये कहते जी आपको 30 रुपये का देते सही। हैं। अगर 30 रुपये का दे रहे हैं तो ये कहते 25 रुपये का दे रहे हैं। ये तो कोई बात होती है ना। हम 5 लाख यूनिट जला रहे हैं, 6 लाख यूनिट जला रहे हैं, तो हमें को पता चलता है कि फैक्ट्री को कोई रिलीफ हुआ है, मिल्स को कोई रिलीफ हुआ है। ये नहीं हुआ, ये उल्टा हुआ है कि जी, बल्कि देखें ना, बिजली तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कम इस्तेमाल की जाए। बिल्कुल। हम क्यों ज़्यादा करेंगे? हमें तो पता है कि हमें पहले तो हमारे से बिल दिए नहीं जा रहे, क्योंकि एक एक फैक्ट्री का आपको पता है दो बिल्कुल, दो ये तीन ना दिन। पॉलिसीज़ जब इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं, जब बनाई जाती हैं, तो मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें मुशावरत में नहीं लिया जाता, फीडबैक अप्रोच नहीं की जाती। ये अक्सर बिजनेस कम्युनिटी शिकवा करती हुई दिखाई देती है। फर्दर इस पर बात करेंगे जी, वक्त हुआ ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे सिटी एट 10। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं सालगिरह के दिन के हवाले से। आपके इवेंट्स, आपकी सेलिब्रेशंस हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जी। आपकी खुशियों में हम शामिल होना चाहते हैं और आपकी सेलिब्रेशंस को हम सिटी एट 10 में शामिल करना चाहते हैं। अपनी बर्थडे के हवाले से कोई भी क्लिप्स और पिक्चर्स आप हमें शेयर कर सकते हैं। हम आपकी सालगिरह को शामिल करेंगे सिटी एट 10 में। आज की सालगिरह के हवाले से देख लेते हैं जी। आज सबसे पहली सालगिरह जो हमारे पास मौजूद है वो है वजीहा फातिमा की। विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। तो देखते हैं ये क्लिप। Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. सेकंड बर्थडे जो हमारे पास मौजूद है वो है शहबाज अली की। तो देखते हैं ये क्लिप। Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे शहबाज अली। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और हम बात कर रहे थे टेक्सटाइल के हवाले से। टेक्सटाइल फैसलाबाद के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैशत में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जी। हम देखते हैं कि अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एम्पावर करना है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए काम करना है, तो हमें अपनी पॉलिसीज़ में सोचने समझने की ज़रूरत है। हमें पॉलिसीज़ जो हैं कोई ऐसी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए जो लॉन्ग टर्म है, और अगर इसमें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाए तो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, हमेशा ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि हमें मुशावरत में नहीं लिया जाता, फ़ीडबैक नहीं हमसे लिया जाता, जिसकी वजह से पॉलिसीज़ बना तो दी जाती हैं लेकिन जब इसे इम्प्लीमेंट करवाया जाता है तो रिज़ल्ट उस तरह से नहीं मिलते हैं। बाऊ मोहम्मद अकरम साहब, आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, इस तरह मैं इस तरह देखता हूँ कि हम लोग इतना बड़ा टैक्स दे के भी, अगर मेरी पाकिस्तान आल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग एसोसिएशन को देखेंगी आप, तो ये तकरीबन ये 100 यूनिट के करीब है। ये तकरीबन मेरा ख्याल है 300 करोड़ मंथली सिर्फ फर्दर टैक्स और सेल टैक्स पे कर रहे हैं कम से कम। बिल्कुल इसके इस तरह अलावा से। ड्यूटीज़ पे कर रहे हैं, फिर उन्हें पता नहीं कितना पैसा दे रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ये इंडस्ट्री जो हम पे करते हैं इसलिए करते हैं कि बिजनेस करना है, हमें सुकून हो। उसके बावजूद भी क्या होता है कि बेसुकूनी इस तरह है कि हम नए टैक्स पेयर नहीं ढूंढ रहे कि वहाँ से नए किस तरह हैं। सेल टैक्स में और इनकम टैक्स में हम ये नहीं देख रहे कि नए को कैसे कैच करें हम और लेके आए ये सिस्टम है, क्योंकि लोग इस तरह खौफज़दा हैं टैक्स सिस्टम से। वो कहते हैं कि दफ़ा हम फंस गए ना, दोबारा यहाँ नहीं जाएंगे। आजकल हमें इस चैलेंजेस का सामना है कि हमारी इंडस्ट्री में 38 और 40B का नफाज किया जा रहा है और मुख्तलिफ अदारों में जा रहा है। खौफ हरास का सिस्टम है। जो आप बताएं कि क्या बिजनेस करना है किसी ने, हो सकता है बिल्कुल इसी तरह से। खौफ हरास में कोई बिजनेस नहीं हो नहीं, सकता। बिल्कुल भी। पिछले साल भी हमने जो हमारे RTO के साथ तय हुआ बैठ के, हमने उससे ज़्यादा टैक्स पे किया। सही। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना टारगेट फैसलाबाद से मिला हो RTO को, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन का, मगर इस दफ़ा हमने ज़्यादा टैक्स पे किया क्योंकि हमारा उनसे कोई बातचीत चलती रही, चल के हमने अपनी इंडस्ट्री को भी कहा। तो आजकल फिर दोबारा वही सिस्टम शुरू हो गया। तो मैंने 2-3 दिन पहले जाके चीफ कमिश्नर साहब से और दोनों कमिश्नर साहबान से बैठ के बात की कि हम लोग टैक्स भी दे रहे हैं,
तो हमें तंग ना किया जाए, मेहरबानी करके इंडस्ट्री को चलने दिया बिल्कुल जाए। इसी तरह से। अगर इंडस्ट्री चलेगी तो आपको रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो पाकिस्तान की मैशत चलेगी। ये आप एक बात को ज़रा गौर से और ध्यान से उसको सुनिएगा कि ये जो सिस्टम है ना टेक्सटाइल का, जो प्रोसेसिंग मैं कहता हूँ, सही। ये आपकी पूरी चैन को चलाता है। कई दफ़ा आप देखेंगे कि इसके साथ कितनी दुनिया जुड़ी हुई है। आप देखेंगे कि आप विलेज से लेके, यानी खेतों से लेके, चिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, साइजिंग, प्रिंटिंग, उसके बाद स्टिचिंग, इसके बाद ये एक्सपोर्ट, यही अदारा एक है जो वैल्यू एडेड होता है, जिसका नाम है आल पाकिस्तान बिल्कुल इसी टेक्सटाइल। तरह से। इसलिए ये अगर इसको भी बंद कर दिया गया तो पूरी की पूरी चैन फ्लॉप हो जाएगी और सारा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। हम यही गुजारिशात करते हैं कि इस टेक्सटाइल को चलने दिया जाए। सही। अगर ये चलेगी तो फिर ही बात बनेगी। मैंने बड़े यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर साहबान भी आए थे। सही। मैंने फाइनेंस मिनिस्टर से कहा था कि सर आप ये बात को नहीं देख रहे कि बांग्लादेश 47 बिलियन पे चला गया एक्सपोर्ट पे और वियतनाम 49 बिलियन पे चला गया। हम वही 18-19 बिलियन पे टेक्सटाइल पे रहे हैं। हमारी जो एवरेज है वो 1.89 बनती है सारी। तो आप इसको टेक्सटाइल को सहूलत दें कि किसी न किसी तरह हम टेक्सटाइल के ऊपर लेके जाएं और लोगों को जितना बिजनेस चलेगा। आप देखना कितनी फैक्ट्रियाँ फैसलाबाद में से डिमोलिश हो गई और ख़त्म हो गई। बिल्कुल इसी तरह से बड़े बड़े नाम थे। आपके देखें इत्तेहाद देखें कहाँ है, सतारा कहाँ है, दाऊद कहाँ है, फिरदौस कहाँ है, और अदर इंडस्ट्री कितनी ख़त्म हो गई है। इसी वजह से जहाँ पे भी खौफ खरास होगा, बिल्कुल इसी तरह से खौफ व हरास नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर पे अगर बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से बात करें, जितना ज़्यादा हम बिज़नेस कम्युनिटी को उसकी ग्रो के लिए काम करेंगे, उतना ज़्यादा मीशत का पहिया तेज़ चलेगा। फर्दर भी जी टेक्सटाइल के हवाले से बात करेंगे। वक्त हुआ ब्रेक का, कि मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे CT8 बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे, और हम बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से, क्राइसिस के हवाले से, चैलेंजेस के हवाले से। तो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है जिस पे हम अक्सर बात करते होते हैं कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा महंगी है, और जिसमें हम देखते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो उस तरह से नहीं बढ़ रही है। अक्सर हम बाहर से ऑर्डर कैप्चर भी कर लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी पॉलिसी जो है वो मुस्तकिम नहीं होती। ऑर्डर्स कैप्चर करने के लिए बड़ी तगोवदो करनी पड़ती है। प्रॉब्लम ये आती है कि बिजली की कीमतें अचानक से बढ़ जाती हैं, दीगर मसाइल है जिसकी वजह से सम टाइम ऑर्डर्स कैंसिल भी करने पड़ते हैं। और जिसके बरक्स अगर हम एशिया के हवाले से बात करें, बांग्लादेश बड़ी बेहतरीन सिचुएशन में इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मौजूद है। चाइना काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहा है, लेकिन ज़रूरत इस बात की कि आखिर हम कब सीखेंगे। पाओ मोहम्मद अकरम साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे हम ये बात कर रहे थे कि बांग्लादेश ने कहाँ से सफ़र का आगाज़ किया था और अब बांग्लादेश कहाँ पर पहुँच गया है अपनी एक्सपोर्ट के हवाले से भी। चाइना भी हम देख रहे हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से रोल देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि आखिर हम कब सीखेंगे, और अगर हम सीखेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें सबसे पहले अपनी तरजीहात में शामिल करनी है? सबसे पहले तो ये, अगर आप जो प्रोडक्शन बढ़ानी है तो आपको इसका फ्यूल जो है वो सस्ता करना पड़ेगा। अब उसकी प्राइस कम करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे आपको एक पता है कि ज़माने में जो हम गैस जलाते थे, आज एनवायरनमेंट का मसला क्यों है? अदर फ्यूल चला रहे ना हम लोग, तो जो अदर फ्यूल चलाएंगे, एक आप तंदूर भी चलाती हैं, तो आप देखती हैं कि 10 मिनट 5 मिनट उसमें लकड़ी डालें तो उसमें थोड़ी स्मोक तो निकलती है ना, कि नहीं निकलेगी? तंदूर चलाए, ये तो इंडस्ट्री है। तो ये अगर गैस मिले, जो गैस हमें मिलती थी 1800-1900 रुपये MMBTU में मिलता था, ठीक है। इस वक्त आप 3600, 3700, 3800 में आप हमें दे रही हैं। जब 3800 में ये आप पड़ेगा और उसके बाद उसके ऊपर GST भी लगेगा, तो वो कैसे मुकाबला करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसी तरह जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये जब अदर कंट्री में, मतलब बांग्लादेश में आप समझ लें 20 रुपये का यूनिट होगा, चाइना में 15-16 का होगा, इंडिया में होगा 12-13-14 रुपये का, 15 रुपये का होगा, तो आपका 35 रुपये का होगा। मुकाबला किस तरह होगा? हो नहीं सकता ना। आप इंडस्ट्री को अगर रिलीफ देंगे, जैसा मैंने पहले कहा कि आप टैरिफ कम करते, आपने ये जो पैकेज दिया अच्छा है, मैं कहता हूँ इंडस्ट्री चलेगी इंशाल्लाह। हम तो फिर भी चल रहे हैं, जिस तरह भी हमारा सांस निकल रहा है वो हम ले तो रहे ही हैं, मगर अगर उसकी प्राइस वहाँ रखी जाए
जहाँ पे फैक्ट्रियाँ चल सकें और बिजनेस हो सके, एक्सपोर्ट में ज़्यादा बेहतरी आए। एक्सपोर्ट क्यों 18 बिलियन 19 बिलियन पे रुकी हुई, 20 बिलियन पे? बिल्कुल इसी कभी तरह से। 1 बिलियन ऊपर चला जाता है, कभी नीचे कम आ हो जाता है। आप बिल्कुल। देखती हैं ये पिछले 2 मंथ में मैं देख लें क्या हुआ, पहले ऊपर गया फिर नीचे आ गया फिर ऊपर। ये इसी की वजह की है कि जब आपको कुछ किसी दुनिया में कहीं से शॉर्टेज आई, आपको 2 ऑर्डर मिल गए, आपने कहा जी वाह, बहुत हमें बिल्कुल तरक्की इसी है, तरह ऊपर से चले ये गए। चीज़ें ना बड़े सोचने की ज़रूरत है कि हम हमारी तरजीहात में क्या चीज़ शामिल कर रहे हैं। गवर्नमेंट को ये बैठ के सोचना चाहिए, मशावरत करनी चाहिए कि आखिर हमें तरक्की कब करनी है टेक्सटाइल के हवाले से। बहुत शुक्रिया बाबू मोहम्मद अकरम साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस तो करवा दी जाती है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए बड़ी प्रॉब्लम आ रही होती है। बार बार ये कहा जाता है स्टेक होल्डर्स की जानिब से कि हमसे फीडबैक लाजमी लिया जाए। आई होप सो कि गवर्नमेंट ये तमाम तर चीज़ों को अपनी तरजीहात में शामिल करेगी और आने वाला जो दौर है या पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो हमें रोशन दिखाई देगा। इसी के साथ मैं विशबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।